हेलो दोस्तों। आज हम लोग एससीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर फर्स्ट समझते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। इस चैप्टर विविधता की समझ इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को विविधता के बारे में जानना है। विभिन्न राज्यों में किस प्रकार की विविधता है उसे जानना है। विविधता के प्रति हमारा भाव कैसा होना चाहिए। विविधता के प्रति हमें सम्मान भाव रखना चाहिए। फिर से हमें भाषागत विविधता के बारे में जानना है। भाषागत विविधता, उसके बाद से हमें भेदभाव और असमानता के बारे में जानना है। भेदभाव एवं असमानता क्या है। फिर उसके बाद से हमें इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी के बारे में जानना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे समाज के लिए क्या क्या किए, समाज में उनके योगदानों के बारे में जानना है। फिर उसके बाद से थोड़ा बहुत हमें प्रस्तावना के बारे में जानना है। ओवरऑल इस चैप्टर में हमें यही सब जानना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। विविधता की समझ इसे जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि हम लोग अपने कक्षा आस पड़ोस पर नज़र दौड़ाते हैं तो हमारे समान कोई नहीं दिखता है। हमारे समान कोई नहीं दिखने का मतलब है कि हम सभी एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, चाहे वो रंग रूप, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, जीवन यापन, भाषाएं, त्योहारों के अतिरिक्त और भी बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। यानी कि हमें इसमें देखने को मिलता है कि हम सभी एक दूसरे से किस प्रकार विविधता को दर्शाते हैं। विविधता अगर हम देखते हैं तो भारत एक विविधता वाला देश है। यहाँ पे विभिन्न धर्म, जाति, संस्कृति, भाषा, परंपरा आदि के लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है। भारत के संविधान में इन विविधताओं को सुरक्षित स्थान दिया गया है। तभी तो सुरक्षित स्थान है, इसीलिए तो भारत विविधताओं वाला देश है और सभी अपनी अपनी विविधताओं में स्वतंत्र रूप धारण किए हुए हैं। हमारे धर्म पे, हमारे रीति रिवाज पे, हमारे वेशभूषा पे, हमारी भाषा पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। सभी अपने अपने विविधता में स्वतंत्रता दिखाते हैं। इसलिए भारत का कोई एक प्रमुख धर्म नहीं है और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यानी कि हम लोग देखते हैं कि भारत विविधता को संरक्षण देता है ना, संरक्षण देता है। इसलिए क्या है, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग इस विविधता के बारे में समझते हैं कि समाज में किस प्रकार की विविधता है। और विविधता को समझने के लिए यहाँ पे छोटी छोटी कहानियों दर्शाया गया है। जैसे कि यहाँ पे एक निशान और उसका दोस्त, जो कि उसका भी नाम निशान रहता है, इन दोनों की मित्रता के बारे में समझाया गया है। चलिए इसे हटा लेते हैं पहले। इस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं लोग तो देखेंगे लोग कि दो मित्र रहते हैं। एक मित्र जो है वो अपने पिता के साथ दुकान चलाता है जिसका नाम निशान है। फिर कुछ बच्चे वहीं पे, पटना के बेली रोड का कहानी है, ठीक है। और वहीं पे कुछ बच्चे उसके दुकान में आते हैं कुछ सामान लेने के लिए, ठीक है। और वहीं पे खड़े होकर आपस में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। लड़के दुकान के पास खड़े होकर आपस में बातचीत अंग्रेजी में बात कर रहे होते हैं। निशान जब उन्हें देखता है, यानी कि दुकान वाला निशान जब उन्हें देखता है तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि, और उसकी भी इच्छा होती है कि वो भी अंग्रेजी में बात करे, ठीक है।
एक दिन वो लड़का से बातचीत करते हुए उन दोनों निशान का एक दूसरे से परिचय हो जाता है। दोनों निशान का मतलब यह हुआ कि वो जो कुछ मित्र खड़े होकर बात कर रहे होते हैं उनमें से भी एक लड़का का नाम निशान रहता है, और दुकान जो चलाने वाला बच्चा रहता है उसका भी नाम निशान रहता है। इस तरह से दोनों का नाम जो है वो एक हुआ, ठीक है। दोनों निशान एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं। फिर उनकी मित्रता बढ़ते जाती है। फिर एक निशान की इच्छा होती है कि मुझे भी अंग्रेज़ी जानना है, तो वो जो अंग्रेज़ी जानने वाला निशान रहता है उससे वो अंग्रेज़ी सीखता है। फिर आपस में बात करने लगते हैं। इस तरह से उन दोनों की मित्रता और गहरी होती जाती है। दोनों में विविधता को भी समझते हैं, क्योंकि सिर्फ नाम एक है, बाकी बहुत सारी चीज़ें उन लोगों में अलग अलग है। जैसे कि एक निशान कि देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों का उम्र जो है वो अलग अलग है, दोनों का पढ़ाई लिखाई वो भी अलग अलग है, फिर दोनों का धर्म एवं सामाजिक पृष्ठभूमि वो भी अलग है। इन सभी अंतरों के बावजूद उन दोनों में क्या होती है, दोस्ती होती है, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा, रूप, आकार, विभिन्नताएं होते हुए भी दोनों मित्रता के एक सूत्र में बंधे हुए हैं। यानी कि इतनी सारी विविधता होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ऐसा एक कड़ी है जिसके वजह से सभी आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं, और यही है विविधता में एकता। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि ठीक इसी प्रकार हम अब विभिन्न प्रदेशों यानी कि विभिन्न राज्यों के बारे में हम खान पान में भी अंतर देखते हैं। जैसे कि अब बिहार का एग्जांपल लेते हैं कि बिहार के लोग जो हैं वो लिट्टी चोखा खाना पसंद करते हैं। पंजाब के लोग मक्के की रोटी, सरसों की साग पसंद करते हैं। पश्चिम बंगाल के लोग मछली चावल बड़े चाव से खाते हैं। दक्षिण भारत के बारे में जाते हैं। ये सभी जैसे कि बिहार, पंजाब, ये सब हम लोग उत्तर भारत की बात कर रहे थे। अब हम लोग दक्षिण भारत में आते हैं। लोग तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, यहाँ के लोगों की अगर हम लोग मुख्य भोजन देखते हैं लोग, तो इडली, डोसा, सांभर ये सारी चीज़ें खाना पसंद करते हैं। यानी कि हम लोग उत्तर भारत और दक्षिण भारत में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग उत्तर भारत और दक्षिण भारत में मुख्य भोजन के आधार पर विविधता को देखे हैं। अब यहाँ पे जैसे कि दिखाया गया है कि बिहार का मुख्य भोजन क्या है, वो लिट्टी चोखा है। बंगाल का जो है, पश्चिम बंगाल का, वहाँ पे मछली चावल लोग बड़े चाव से खाते हैं, वहाँ का मुख्य भोजन मछली चावल है। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध जो मुख्य भोजन है वो इडली, डोसा, सांभर ये सब रहता है। ये रहा गुजराती थाली, दक्षिण भारतीय थाली। यानी कि इसे चित्र के द्वारा भी समझाने की कोशिश किया गया है। अब देखिए, विविधता तो सिर्फ भोजन के रूप में तो नहीं है। हर एक चीज़ में, हर एक राज्य, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। तो हम लोग भोजन के रूप में देखे हैं लोग कि बिहार में कैसे लिट्टी चोखा मुख्य भोजन है, पंजाब में कैसे मक्के की रोटी और साग मुख्य भोजन है। वही अगर दक्षिण भारत में आते हैं लोग तो केरल, तमिलनाडु, इन सब जगहों का इडली, डोसा, सांभर ये सब मुख्य भोजन है। यानी कि ये भोजन में विविधता दिखा दिया। फिर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे रीति रिवाजों में भी विविधता देखने को मिलती है। यहाँ यानी कि उत्तर भारत में कुछ विशेष प्रकार की परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, त्यौहार है, और दक्षिण भारत में कुछ विशेष प्रकार के हैं। जैसे कि बिहार में अगर हम लोग देखते हैं लोग, तो सबसे मशहूर पर्व जो है वो छठ पर्व है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा, और अगर वही हम लोग महाराष्ट्र में आते हैं लोग, तो महाराष्ट्र में हो जाता है गणेश उत्सव, केरल में हो जाता है ओणम, झारखंड में सरहुल
पर्व मुख्य रूप से मनाया जाता है, ठीक है। यानी कि हम लोग भोजन के रूप में देख लिए, बिहार में लिट्टी चोखा, पंजाब में वो साग और मक्के की रोटी, और वही केरल और तमिलनाडु इधर आते हैं लोग तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग इडली डोसा और सांभर, ठीक है। फिर अगर उसी बिहार में चलते हैं लोग तो वहाँ का मुख्य पर्व देखते हैं लोग कि वो छठ है। पश्चिम बंगाल में जाते हैं लोग तो देखते हैं लोग कि दुर्गा पूजा ये से मनाया जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र में अगर हम लोग देखते हैं लोग तो गणेश उत्सव बड़े मुख्य पर्व के रूप में मनाया जाता है। केरल का मुख्य पर्व जो है ओणम हो गया। झारखंड में सरूल पर्व मनाया जाता है। देखिए ये छठ पर्व है, ये झारखंड का सरूल है। केरल का नौका दौड़ ओणम, इसी को ओणम कहते हैं। पंजाब का मुख्य भोजन क्या था, साग और मक्के की रोटी। और यहाँ का मुख्य पर्व हम लोग देखते हैं लोग लोहड़ी। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों के निवासियों के अलग अलग खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज एवं पर्व त्यौहार है और ये सारे विविधता को दर्शाते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं लोग तो वही सारा भाषा के आधार पर समझाने की कोशिश किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे एक कहानी के जरिए विविधता के प्रति हम लोग को कैसा भाव रखना चाहिए, विविधता को हमें सम्मान देना चाहिए, इस चीज़ को समझाने की कोशिश की गई है। जैसे कि 4 दोस्त रहते हैं, नवीन, रफ़ी, शालिनी, रॉबिन। वे इन चारों की मित्रता को इनके भाषा के आधार पर समझाने की कोशिश किया गया है कि चारों की जो भाषा है वो अलग अलग है। जैसे किसी का हिंदी मातृभाषा है, किसी का उर्दू है, किसी का अंग्रेज़ी है, और इसके बावजूद वो एक दूसरे से मित्रता के डोर में बंधे हुए हैं और एक दूसरे की भाषा का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के पर्व त्यौहार का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के रीति रिवाज का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की विभिन्नता को सम्मान देते हुए अपनी मित्रता को बनाए रखते हैं। तो ये हमें एक मैसेज मिलता है, इससे हमें एक मैसेज मिलता है कि हम लोगों को भी आपस में, अपने समाज में, अपने देश में इन सारी विभिन्नताओं को अवसर के रूप में स्वीकारते हुए विविधता को हमें क्या है, विविधता को एक सेकेंड विविधता को हमें अवसर के रूप में देखना चाहिए। क्या है, अवसर के रूप में, ठीक है, स्वीकारना चाहिए। अवसर के रूप में स्वीकारना चाहिए क्योंकि विविधता जो है हमें बहुत सारी चीज़ों को जानने का मौका देती है। क्योंकि सभी अलग अलग हैं तभी तो हमें इतने सारे जानकारियाँ मिल पाती है कि हाँ, बिहार का जो मातृभाषा वो अलग है, पंजाब का अलग है, कर्नाटक का अलग है, बिहार का मुख्य भोजन लिट्टी चोखा है, बिहार का मुख्य पर्व छठ पर्व है। और फिर क्यों हम जानते हैं कि ये अलग है, क्योंकि फिर दूसरे राज्य में भी अलग है। केरल का हम लोग देखते हैं, लोग का मुख्य भोजन क्या है, इडली डोसा सांभर है, वहाँ का मुख्य पर्व ओणम है। तो ये सारी विविधता जो है वो हम लोग को एक अवसर देती है, एक नॉलेज गेन करने के लिए, हमें एक दूसरे को समझने के लिए, हमें एक दूसरे का एक साथ रहने के लिए, एक साथ मित्रता के सूत्र में बंधने के लिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं लोग कि रॉबिन, यहाँ पे रॉबिन का भाषा क्या है, अंग्रेजी है, ठीक है, ठीक है।
यहाँ पे रॉबिन का भाषा अंग्रेज़ी है। शालिनी शालिनी का भाषा क्या है, पंजाबी है। वहीं नवीन हिंदी बोलता है, रफ़ी उर्दू बोलता है। अब इन सबकी भाषा अलग अलग होने के बावजूद सभी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं और आप आपस में अच्छे मित्र भी हैं। देखिए, यहाँ पे समझाने की कोशिश किया गया है कि हमारे देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग मातृभाषा बोलते हैं, पर सभी एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। फिर ऐसे कहानी के जरिए इसी बात को समझाने की कोशिश की गई है। तो अब तक हम लोग क्या देखे हैं, विविधता किस किस रूप में है। विविधता जो है हम लोग सबसे पहले भोजन के रूप में देखे हैं लोग, ठीक है। फिर देखे हैं लोग त्योहार के रूप में, ठीक है। फिर हम लोग देख रहे हैं लोग भाषा के रूप में। भाषागत विविधता, ठीक है। मैथिली, मगही, मैथिली, अंगिका, वज्जी इत्यादि भाषाएं, ये क्या है, ये बिहार की है। यहाँ पे बताया गया है कि बिहार राज्य में सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका एवं वज्जिका इत्यादि भाषाएं भी बोली जाती हैं। ये सारी भाषाएं जो है वो आम बोलचाल में प्रयोग किया जाता है। इसे हम क्षेत्रीय बोली या मातृभाषा के रूप में भी हम समझ सकते हैं। ज़्यादातर सब किसी का मातृभाषा जो है वो हिंदी होता है और यही वजह है कि भारत इतनी विविधताओं वाला देश है। सबका क्षेत्रीय भाषा अलग है, सबका अपना मातृभाषा अलग है, सबका अपना राजकीय भाषाएं अलग है, लेकिन ज़्यादातर संख्या में हिंदी भाषा बोली जाती है। और भारत जो है विविधताओं वाला देश है, किसी एक धर्म या किसी एक भाषा के साथ वो पक्षपात नहीं कर सकता है। इसलिए इसी वजह से हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, ना कि राष्ट्रभाषा के रूप में। भारत की अपनी कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि हिंदी जो है वो राजभाषा है। भारत में यहाँ पे 1652 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। देखिए, इसी तरह हम लोग देखते हैं लोग कि कितनी प्रकार की भाषाएं हैं यहाँ पे भारत में। अब देखिए, इतनी तरह की भाषाओं में अगर हम किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित करते हैं तो बाकी सारी भाषाओं के साथ पक्षपात हो सकता है। यही वजह है कि हम लोग किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं घोषित कर पाते हैं और नहीं घोषित किए गए हैं। हिंदी को राजभाषा के रूप में हमारे संविधान के आर्टिकल 343, इसे हम नोट डाउन कर सकते हैं, खंड ए में एक में कब इसे स्वीकार किया गया था, 14 सितंबर 1949। हिंदी को राजभाषा के रूप में, किस भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में, ठीक है। हम लोग बहुभाषी हैं, आमतौर पर हम सभी एक से अधिक भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आसानी से संपर्क में आ जाते हैं, ठीक है।
क्या है, यहाँ पे समझाने की कोशिश किया गया है कि हम लोग बहुभाषी हैं। आमतौर पर हम सभी एक से अधिक भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि बिहार का ही देख लें तो यहाँ पे सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि क्या है, भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका, वज्जिका इत्यादि भाषाएं बोलते हैं। तो यानी कि हम लोग एक से अधिक भाषाओं को जानते हैं और ज़्यादातर जनसंख्या जो है वो हिंदी भाषा को जानता है। इसलिए हम सभी एक दूसरे से आसानी से संपर्क में आ जाते हैं और यही वजह है कि भारत की राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी को अपनाया गया है। और देखिए यहाँ पे अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं में भी काम किया जाता है, यानी कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग आधिकारिक भाषाएं हैं। भारत में भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, यानी कि 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं के रूप में, कामकाज की भाषाओं के रूप में आधिकारिक या कामकाज के भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। अब इन 22 भाषाओं को हम अलग अलग देखते हैं, जैसे कि बिहार में हो गया भोजपुरी, उत्तर प्रदेश में अवधी, पंजाब में क्या है, पंजाबी है, कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, पश्चिम बंगाल में बंगाली, उड़ीसा में उड़िया, मणिपुर में मणिपुरी, असम में असमिया, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी। ठीक है, इसके अलावा हम और आधिकारिक भाषाओं को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखें लोग कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो बाकी और सारी भाषाओं को हम लोग जान लेंगे क्योंकि वो एग्ज़ाम के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, सबसे पहले जब संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया था तो 22 भाषाएं नहीं थी। पूर्व में कितनी भाषाएं थी? पूर्व में सिर्फ 14 भाषाएं थी। और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 22। वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। अब इन 22 भाषाओं को हम लोग देखते हैं, जैसे कि कुछ तो यहीं पे है। ठीक है, और बाकी हम लोग इसमें देखते हैं लोग कि बाकी क्या क्या है, जैसे कि बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, नेपाली भी है, नेपाली, कोंकणी, कश्मीरी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं लोग कि
टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जैसे कि ये कोकड़ी हो गया, कश्मीरी हो गया, नेपाली हो गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, कर्नाटक का था, तमिल भी था, मलयालम, बंगाली, उड़िया, मणिपुरी, असमिया, गुजराती, मराठी, यहाँ पे हम लोगों को इन 22 भाषाओं को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं 22 भाषाओं के बारे में। और फिर से क्योंकि सबसे पहले सिर्फ 14 भाषाओं का जिक्र किया गया था, सिर्फ 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, फिर और बाद में और भाषाओं को उसमें जोड़ा गया। तो कौन भाषा के संविधान संशोधन के तहत और कौन से सन में जोड़ा गया है, ये भी एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो इस बारे में भी इसको भी हम लोग जान लेते हैं लोग। जैसे कि 21वां संविधान संशोधन हुआ था, इक्कीसवां संविधान संशोधन, इसमें ये कब हुआ था? 1976 ईस्वी में, और इसमें जोड़ा गया था सिंधी को। 21वां संविधान संशोधन में 1976 ईस्वी को सिंधी को जोड़ा गया था। फिर उसके बाद से 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 ईस्वी में। फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ 2004 ईस्वी में। तो अब ये 21वां संविधान संशोधन हो गया। इसके बाद से हम लोग 71वां संविधान संशोधन 1992 को देखते हैं। ठीक है, अब 71वां संविधान संशोधन, 71वां, उसके बाद से 92वां देखेंगे। 71वां कब हुआ था? 71वां हुआ था 1992 को। अब 92वां कब हुआ था? 92 2004 को। सबसे पहले हम लोग क्या देखें लोग? 21वां संविधान संशोधन, वो कब हुआ था? 1973 को। इसमें क्या था? सिंधी को जोड़ा गया था, या सिंधी। फिर हम लोग 71वां संविधान संशोधन 1992, इसमें हम लोग मणिपुरी, कोकड़ी और नेपाली, क्या मणिपुरी, शॉर्टकट में लिख देते हैं, नहीं तो पूरा नहीं हटेगा। मणिपुरी, कोकड़ी और नेपाली। ठीक है, ठीक है, मणिपुरी, कोकड़ी है, नेपाली। अब 92वें संविधान संशोधन में 4 भाषाओं को शामिल किया गया 2004 में। 4, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। क्या है? बोडो प्लस डोगरी, मैथिली और
पे हम ऊपर लिख दे रहे हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा ही हुआ है ये संथाली, ठीक है, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली। अब यहाँ पे हम लोग भेदभाव या असमानता को देखते हैं। देखिए इसमें से क्या क्या मुख्य पूछा जाता है, जो कि मुख्य रूप से जोड़ा गया था वो चीज़ ज़्यादा पूछा जाता है। 21वां संविधान संशोधन के तहत, 71वां संविधान संशोधन के तहत और 92वां संविधान संशोधन के तहत। 21वां कब हुआ था? 1976 में। 71वां कब हुआ था? 1992 में। और 92वां कब हुआ था? 2004 में। 21वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था और इसमें सिंधी को जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन 1972 ईस्वी को हुआ था और इसमें मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, मणिपुरी, ठीक है, प्लस कोंकणी प्लस नेपाली, ठीक है, ये कोंकणी है, ठीक है। 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन में 4 भाषाओं को शामिल किया गया था, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, बोडो, डोंगरी, मैथिली प्लस संथाली। यानी कि संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जो अभी हम लोग देखते हैं लोग, वो पूर्व में 14 भाषाएं थी और बाद में और सारे संविधान संशोधन होते गया और सारी भाषाओं को शामिल किया गया, ठीक है, तब जाके वो 22 भाषाएं हुए। तो उन सारे 22 भाषाओं का में जो महत्वपूर्ण थे उन सभी को तो मैं नोट डाउन कर दी हूँ। बाकी आप लोग को नोट्स के रूप में सब सारा का सारा नोट्स के रूप में आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है, भेदभाव एवं असमानता, ठीक है, भेदभाव एवं असमानता। भेदभाव एवं असमानता को हम लोग देखते हैं, लोग सारे हटा दिया जाए, ठीक है। भेदभाव एवं असमानता, भेदभाव एवं असमानता ये क्यों देखने को मिलता है? तो ये विविधता के चैप्टर में इसलिए शामिल किया गया है कि कहीं ना कहीं हमारे समाज, हमारे परिवार में भेदभाव जो है और या असमानता जो है वह विविधता के कारण ही है। अब लोग इस विविधता को अगर नकारात्मक रूप में ले लेते हैं तो वो एक भेदभाव का रूप ले लेता है। अगर हम विविधता को सकारात्मक रूप से स्वीकारते हैं तो वो भेदभाव नहीं बल्कि वो क्या होता है, एक अवसर होता है हमारे लिए। क्या है? विविधता एक अवसर है। और जो लोग विविधता को नकारात्मक रूप में समझते हैं, जो विविधता के साथ पक्षपात करते हैं, यानी कि वो भेदभाव को दिखा रहे हैं समाज में, कहीं ना कहीं भेदभाव को वो दिखा रहे हैं, असमानता को दिखा रहे हैं,
और यह असमानता या भेदभाव यह सिर्फ सामाजिक रूप में नहीं, हम पारिवारिक रूप में भी देख सकते हैं, देश रूप में भी देख सकते हैं। और यह सिर्फ किसी एक यानी कि भाषाई रूप में ही नहीं, बल्कि हम लोग पर्व त्योहार, हमारी परंपरा, हमारे धर्म, हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी राजनीतिक स्थिति या हमारी शैक्षणिक स्थिति, हमारी पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सभी स्तर पर हम लोग यह भेदभाव या असमानता को समझ सकते हैं। इसी भेदभाव या असमानता को समझाने के लिए एक छोटे से कहानी का यहाँ पे कहानी को जरिया बनाया गया है कि आसानी से इसे हम समझ सकें। जैसे कि राम जीवन की कहानी है ये, कैसे राम जीवन अपने पुत्र की चाह में दो पुत्रियों को वो पालन पोषण करता है। उसके बाद से जब उसका पुत्र होता है तो वो पुत्र और पुत्रियों के लालन पालन, उनके शिक्षा सभी में वो भिन्नता दिखाता है, सभी में वो पक्षपात करता है, सभी में वो अपने पुत्र का ज़्यादा ध्यान रखता है। तो इस कहानी को हम लोग आगे देखते हैं ना कि कैसे समाज में, एक परिवार में असमानता पनपता है। यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि समाज में व्याप्त अशिक्षा, अविश्वास, अंधविश्वास, गरीबी, स्वार्थ इत्यादि के कारण भेदभाव, असमानता देखने को मिलती है। ये भेदभाव अमीर, गरीब, पढ़े लिखे और अनपढ़, स्वर्ण, दलितों, महिलाओं और पुरुषों का हो सकता है। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि समाज में यह भेदभाव कैसे पनपा, समाज में यह भेदभाव कैसे आया। समाज में यह भेदभाव कहीं ना कहीं लोगों में शिक्षा की कमी है, विश्वास में कमी है। वो अब शिक्षा और विश्वास में कमी होने की वजह से वो उनसे जो भी चीज़ बोला जाता है उस चीज़ को अंधविश्वास का रूप में ले लेते हैं। उस चीज़ पे वो अच्छे से जांच पड़ताल नहीं कर पाते, उस चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। अब एक शिक्षित व्यक्ति को अगर आप कोई चीज़ समझाने की कोशिश कीजिएगा तो वो सिर्फ आपकी बातों को ऐसे नहीं स्वीकार करेगा, वो अपना भी बुद्धि लगाएगा, अपनी भी सोच समझ लगाएगा, अपना जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक अपना विचार को रखने का प्रयास करेगा, उस पर सोचने का प्रयास करेगा, तब जाके उस चीज़ को वो स्वीकारता है। लेकिन अगर वही शिक्षा का अभाव होता है, हम जागरूकता का अभाव होता है, तो हमसे जो चीज़ बोला जाता है उस चीज़ पे हम लोग आँख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। और जिस चीज़ को जो चीज़ समाज के लिए सही नहीं होता है उस चीज़ को भी हम आँख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, उस चीज़ को अंधविश्वास कहा जाता है। और वही हम लोग अगर अच्छी चीज़ों के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन लोगों के दिमाग में रूढ़िवादी सोच रहती है या संकुचित सोच के लोग रहते हैं, तो उस चीज़ के बारे में वो जल्दी विश्वास नहीं कर पाते हैं। उनके दिमाग में जो है वो कहीं ना कहीं एक अंधविश्वास भरा हुआ रहता है, जिसकी वजह से हम लोग समाज में जो भी असमानता या भेदभाव जो भी बढ़ रहा है या जो पूर्व के समय में थे उस चीज़ को समाज से दूर करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा हुआ था। राम जीवन की कहानी को हम लोग समझते हैं। राम जीवन की कहानी देखिए, राम जीवन के घर में एक लड़की का जन्म हुआ। राम जीवन बेटे की चाह थी, लेकिन बेटी पाकर भी वो संतुष्ट था। सोचा कि चलिए फिर पुत्र की प्राप्ति हो ही जाएगी। फिर वो पुत्र की चाह में उसकी 2 बेटियां हो जाती हैं, ठीक है। अब जब 2 बेटियां हो जाती हैं तो राम जीवन काफ़ी वो चिंता में है कि मुझे तो पुत्र हुआ नहीं और 2 पुत्रियां हो गई। पहले
क्या था कि ये पुत्री अगर बेटी हो रही है तो उस चीज़ को लेके वो लोग काफ़ी चिंता में रहने लगते थे। क्योंकि उस समय पुत्र को जो है वो पुत्र को ही वंश चलाने वाला या एक तरह से देखा जाए तो आर्थिक रूप से बोझ लेने वाला या आर्थिक सहारा, ठीक है, आर्थिक सहारा हो गया। और एक आता है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति जो है इस चीज़ के लिए पुत्र का होना सबसे ज़रूरी माना जाता था। बिना पुत्र की प्राप्ति के मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकता था। ऐसे समाज में ये सारी चीज़ें व्याप्त थी। अब इस वजह से इन वजहों से बेटियों और बेटों में भेदभाव हो जाता था। कहीं ना कहीं माता पिता बेटियों को एक तरफ कर देते थे और अपने बेटों के लिए हर चीज़ कुर्बान करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि 5 वर्ष बीत जाने के बाद आखिरकार तीसरे बच्चे के रूप में उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। अब यहीं पे हम लोग देख रहे हैं लोग कि पुत्री की जब प्राप्ति होती है तो वो संतुष्ट रहता है, लेकिन उतनी खुशी नहीं मनाता है। लेकिन वही अगर पुत्र की प्राप्ति होती है तो खुशी के मारे पूरे गांव में भोज की व्यवस्था करता है। पुत्र का पहनावा, खेल कूद आदि पर विशेष ध्यान देता है। जबकि बेटी को वो कैसे लगता है, बेटियां घर का सारा काम करती हैं, भोजन पकाती हैं, चौका बर्तन करती हैं, झाड़ू पोछा लगाती हैं। इसके बावजूद बेटियां जो है अपने पढ़ाई पर खुद से ध्यान देती थी। और वही बेटे के लिए स्कूली शिक्षा भी अच्छे रूप से वो उपलब्ध कराता है, घर पे भी शिक्षक आके पढ़ाता है। परंतु बेटा जो है, बेटा का अगर हम लोग देखते हैं लोग कि वो कैसे आगे उसका कैसे विकास हो रहा है, तो बेटा जो है वो पढ़ाई के बदले खेल कूद करता है, लड़ाई झगड़ा किया करता है। और बेटियां जो है वो शांत स्वभाव के अपने काम को करने के बावजूद साथ साथ में अपने पढ़ाई पे भी ध्यान देती हैं और घर का भी काम करती हैं। लेकिन राम जीवन जो है वो बेटियों के ऊपर विशेष ध्यान नहीं देता है, बेटा पे वो ज़्यादा ध्यान देता है, बेटा को ज़्यादा महत्व देता था। बेटा और बेटी में वो भेदभाव करता था और इसी को हम लोग लैंगिक असमानता कहते हैं कि एक यहाँ पे लिंग के आधार पे असमानता हो रहा है। यहाँ पे हम लोग को यह समझना होगा कि असमानता कई रूप में हो सकता है। भाषा के आधार पर भी हम लोग देख सकते हैं लोग कि कहीं ना कहीं किसी को अगर दो व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति को अंग्रेजी आता है और एक व्यक्ति भोजपुरी में बात करता है या हिंदी में बात करता है, तो अगर 2-4 व्यक्तियों को देखते हैं लोग तो वो अंग्रेजी वाले को ज़्यादा महत्व देते हैं और वहीं पे भोजपुरी या हिंदी वालों को ज़्यादा महत्व नहीं मिलता है। तो यह क्या है, ये भाषा के आधार पर असमानता है। वैसे हम लोग जात के आधार पर भी असमानता देखते हैं। लोग जात कि ऊंचे जाते नीचे जाते, समाज में ये सारी भी धारणाएं फैली हुई हैं कि वो ऊंची जात का है, वो नीचे जात का है। तो ये जातिगत असमानता को दिखाता है। और एक आर्थिक रूप में भी हम लोग देख सकते हैं लोग कि वो गरीब है, वो अमीर है, तो ये आर्थिक असमानता को दिखाता है। तो समाज में कई तरह की असमानताएं हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं लोग कि समाज में असमानता कितने प्रकार की होती है। ये तो लिंग के आधार पर असमानता को दिखा दिया गया है, यानी कि लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, आर्थिक स्तर के आधार पर, जाति के आधार पर, बहुत सारी आधार हो सकती हैं असमानता के। अब इस असमानता
को दूर करने के लिए समाज में बहुत तरह के प्रयास हुए हैं। और ये समाज में फैली हुई जो भी असमानता, छुआछूत, भेदभाव, ये सारी चीज़ें थी, इनको दूर करने के लिए जो भी प्रमुख नेता हुए उनमें सबसे प्रमुख माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न से पुरस्कृत हुए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न सिर्फ लैंगिक भेदभाव बल्कि निःशक्तों एवं सामान्य स्वर्ण दलितों के साथ साथ अमीर और गरीब के बीच अंतर की घटनाएं भी वो क्या किए, दूर किए हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखाता है कि समाज में इतने तरह की असमानताएं थी और इन सभी को दूर करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिराव फूले, बहुत सारे नेताओं का उल्लेख किया गया है जो कि आगे हम लोग जानेंगे लोग। इन सभी के प्रयासों से और इन सभी को समाज सुधारक कहा गया। सभी को क्या क्या कहा गया? समाज सुधारक। समाज सुधारक, क्योंकि समाज में फैली हुई जो भी भ्रांतियाँ थी उन सभी को दूर करने का प्रयास किया गया। समाज को एक सही मार्ग दिखाने का प्रयास किया गया, सुधारने का प्रयास किया गया। और इन प्रयासों को करने वाले जो भी थे वो समाज सुधारक कहलाए। तो हम लोग कुछ इसमें संविधान के बारे में जानते हैं कि असमानता इन सभी को दूर करने के लिए संविधान हमें कौन सा अनुच्छेद देता है कि किस अनुच्छेद से हमें स्वतंत्रता मिलती है और किस किस रूप में हमें स्वतंत्रता मिलती है। तो संविधान में समानता का अधिकार के बारे में हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है। 14 से 18 अनुच्छेद क्या है? 14 से 18 तक। 14 से 18 में समानता के बारे में, समानता का अधिकार दिया गया। इनमें से कुछ अनुच्छेद को हम लोग देखते हैं लोग कि जैसे कि 14 में क्या है? 14 में है कि हम लोगों को किसी के साथ भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है और बिना किसी भेदभाव के सभी को स्वतंत्रता है। यानी कि बिना किसी भेदभाव, इतना ही से हम लोग समझ सकते हैं लोग कि इसमें कहना क्या चाहता है, हमें किस प्रकार की स्वतंत्रता है। बिना किसी भेदभाव के हम लोगों को हर तरह की स्वतंत्रता है, चाहे वो किसी काम को लेकर हो गया हो या किसी भी चीज़, चाहे वो नौकरी हो या कोई भी चीज़ हो, हम किसी के साथ भी उस पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जात, लिंग इत्यादि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या कहता है? धर्म प्लस जाति प्लस लिंग, अनुच्छेद 15 में है कि धर्म, जात, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। वैसे ही अनुच्छेद अगर 16 देखते हैं लोग तो 16 में है कि राज्य के सभी प्रकार के रोजगारों पर सभी प्रकार की स्वतंत्रता है। यानी कि राज्य के प्रत्येक रोजगार पे प्रत्येक की स्वतंत्रता क्या है? राज्य के प्रत्येक रोजगार पे प्रत्येक की स्वतंत्रता है। वैसे ही इसमें एक अनुच्छेद 17 आता है, वो भी काफ़ी मुख्य है। इसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है, यानी अस्पृश्यता यानी कि भेदभाव। इसे हम हटाते हैं। यहाँ पे अनुच्छेद 17 इसे भी जान लिया जाए। अस्पृश्यता
यानी कि छुआछूत, छुआछूत का अंत अंत किया गया है। तो हम लोग देखते हैं लोग कि समाज में हमारे देश में किस प्रकार की असमानता है, किस प्रकार के भेदभाव है, और यह कहीं ना कहीं हमारे परिवार से शुरू होती है। और समाज के सबसे प्रथम इकाई जो है वो परिवार है। परिवार जो है वो समाज का प्रथम इकाई माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। परिवार से समाज बनता है, समाज से हमारा देश बनता है। तो अगर हम लोग अपने पारिवारिक स्तर पर इन सारी असमानताओं, इन सारी भेदभावों को अगर हम लोग दूर रखते हैं तो एक समाज का जो है वो बेहतर समाज का निर्माण होता है, और बेहतर समाज बेहतर देश के निर्माण में भागीदारी होती है। अब हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है वो 1891 में हुआ, और उनकी मृत्यु जो है 1956 ईस्वी में। देखिए यहाँ पे महार जाति का उल्लेख किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है वो महार जाति में होता है। महार जाति कैसी जाति थी उस समय पूर्व की बात की गई है कि महार जाति को अछूत मानी जाती थी। अब वैसा नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो हमारे सामने जिनका फोटो दिख रहा है ना, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब है, और इन्हीं का योगदान और इन्हीं का पूरा श्रेय जाता है जो जिन्होंने समाज से छुआछूत, भेदभाव, असमानता जैसी जितनी भी सामाजिक कुरीतियाँ थी उन सभी को समाप्त करने का सफल प्रयास किया, और उसमें सफल हुए। और जिस वजह से आज सभी तरह के लोग, सभी धर्म, सभी जात, सभी रीति रिवाज के लोग हमारे भारत में एक स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे है कि महार जाति को अछूत मानी जाती थी, उनके साथ काफ़ी भेदभाव किया जाता था। उन्हें गरीब माना जाता था कि वो गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं होती थी, उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वो खुद करते थे। यानी कि माता पिता अगर मजदूर हैं तो बच्चे भी मजदूरी ही करेंगे। माता पिता और उस समय क्या थी ना कि अछूत मानने वाले ये जो भी छोटे जात के को माना जाता था कि समाज में ऐसे बांट दिया गया था कि ये छोटे जाते, ये निम्न वर्गीय, ये उच्च वर्गीय है। तो निम्न वर्गीयों को उच्च वर्गीयों का सेवा सत्कार करना पड़ता था, समाज की साफ सफाई का काम करना पड़ता था, और उनको अछूत माना जाता था, उनको हीन दृष्टि से देखा जाता था। और ये काफ़ी एक तरह से अगर आज के समाज में देखा जाए, अगर आज के समाज में किसी के साथ भी ऐसे भाषागत रूप में ही अगर हीन समझ लिया जाए तो काफ़ी अमानवीय हो सकती है। और देखिए पहले के समाज में यह कितना एक तरह से देखा जाए तो ये काफ़ी बेकार व्यवस्था थी, जिसमें एक जाति को निम्न करार दिया गया था, एक जाति को उच्च। उनके साथ ये जो भेदभाव था वो कहीं ना कहीं हमारे समाज को पीछे की तरफ ले जा रही थी, उन्नति नहीं हो रही थी। इससे हमारा समाज जो है, हमारा जो देश है वो अवनति की तरफ जा रही थी। उन्नति यानी कि देश का विकास, और उन्नति यानी कि देश का विकास नहीं हो रहा है, देश का विकास घट रहा है। तो ये व्यवस्था हमारे देश को पीछे की तरफ ढकेल रही थी, उसकी स्थिति और बेकार करते जा रही थी। और इस चीज़ को समझने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान समाज सुधारकों की भूमिका रही है। उन्हीं के बारे में हम जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अब ये महार जाति कि इन्हें गांव के अंदर भी जाने की इजाज़त नहीं होती थी, जहाँ पे विशेष जात के लोग रहते थे, उच्च जात के लोग रहते थे, उच्च वर्गीय लोग रहते थे, उनके इलाके में इन्हें जाने की इजाज़त भी नहीं होती थी। अगर किसी वजह से, साफ़ सफाई की वजह से अगर ये जाते भी थे तो इनके पैरों में एक तरह से आवाज़ करने वाला कोई भी चीज़ बांध दिया जाता था, ताकि वो जिस रास्ते से वो गुज़र रहे हैं उस रास्ते में खड़े एक
उच्च वर्गीय या उच्च वर्गीय व्यक्ति को यह आवाज़ सुनाई दे दे कि निम्न वर्गीय व्यक्ति आ रहा है और उस रास्ते वो नहीं जाएंगे, उनसे कई कोस दूरी बना के रखते थे ये उस समाज में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। अब जब हम देख ही रहे हैं कि इस तरह की असमानता फैली हुई है कि लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने की कोई इजाज़त नहीं है, उन्हें अपने जो उनके माता पिता जो कार्य कर रहे हैं वो भी वही कार्य करेंगे, उन्हें न पढ़ने वो उच्च वर्गीय शिक्षा भी नहीं ले सकते थे। क्यों? क्योंकि उच्च वर्गीय शिक्षा उच्च वर्गीय जात के लोगों को ही मिलने का अधिकार था। निम्न वर्गीयों का कार्य क्या होता था कि वो वही कार्य करेंगे जो उनके माता पिता करते थे, और उस समय समाज में उच्च वर्गीय लोग ही शिक्षा या पूजा पाठ या समाज के जितने भी अधिकार होते थे उन सभी में उन्हीं लोगों का अधिकार रहता था। तो ऐसे में कोई भी निम्न वर्गीय के लिए एक शिक्षा प्राप्त करना या कुछ विशेष अधिकार प्राप्त करना काफ़ी कठिन हो सकता है, और उन कठिनाइयों को स्वीकारते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले व्यक्ति थे जो अपनी जात में यानी महार जात के पहले व्यक्ति थे जो अपनी पूरी शिक्षा प्राप्त किए और वकील बनने के लिए वो विदेश गए। कहाँ गए? वो विदेश जाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्यों इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो अपने समाज में फैली हुई भ्रांतियों, कुरीतियों, ये भेदभाव, छुआछूत, चाहे वो जातिगत हो या भाषाई हो या आर्थिक रूप से हो, कहीं ना कहीं उसे वो समाज का अवनति का रूप देखते हैं, वो देश का अवनति का रूप देखते हैं। इससे एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा उसका परिवार, पूरा समाज, पूरा देश क्षतिग्रस्त हो रहा है, और समाज के परिवार को विकसित करने के लिए, व्यक्ति को विकसित करने के लिए, समाज को विकसित करने के लिए, देश को विकसित करने के लिए समाज में फैली हुई सारी असमानताओं को दूर करना काफ़ी आवश्यक था। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे बहुत सारे नेताओं ने, महात्मा गांधी हो गए, अंबेडकर साहब, ज्योतिराव फूले जैसे महापुरुषों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा क्या है, अमानवीय है, यानी कि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, ये मानवीय नहीं है, ये ठीक नहीं है। जब सभी लोगों के साथ सभी लोगों को न्याय का अधिकार होगा, समान रूप से न्याय मिलेगा, स्वतंत्र रूप से वो जीवन जिएंगे, तब जाके हमारा समाज जो है एक मानवीय रूप में बढ़ेगा। ठीक है, इनका मानना था कि न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो, यानी कि सभी के साथ समानता का व्यवहार हो, सभी को अपनी अपनी धर्म की स्वतंत्रता हो, सभी को अपनी अपनी जाति की स्वतंत्रता हो, सभी को अपनी भाषा की स्वतंत्रता हो, सभी को शिक्षा की स्वतंत्रता हो, सभी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो, सामाजिक रूप से स्वतंत्र हो, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश में वो कहीं पे भी घूमने फिरने, अपना रोजगार लेने के लिए या शिक्षा लेने के लिए वो स्वतंत्र हो। तो इस तरह से समाज में हमारे भारत में एक लोकतांत्रिक समाज की स्थापना करने काफ़ी महत्वपूर्ण था, और उस समय के इन महापुरुषों ने इस पे ज़्यादा जोर दिया कि समाज को एक लोकतांत्रिक समाज बनाना है जहाँ पे हमारे देश का अपना एक कानून होना चाहिए, और उस कानून के तहत सभी को स्वतंत्रता मिले, सभी को जीवन जीने का एक मार्ग मिले, और सभी उसी कानून के अनुरूप हो, और उसी कानून यानी कि कानूनों का एक संग्रह तैयार किया गया, कानूनों का एक संग्रह तैयार किया गया जिसे संविधान कहते हैं।
क्या कहते हैं, संविधान, ठीक है। संविधान जो कि बहुत बड़ा है, तो संविधान का यहाँ पे उल्लेख करना उतना आसान नहीं है, लेकिन उसके हम लोग मूल रूप को, उसके संक्षेप को हम लोग यहाँ पे प्रस्तावना के रूप में समझ सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि संविधान बनाने के लिए जो कमेटी बैठी हुई थी ना, ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो मुख्य अध्यक्ष थे और उनका इस कमेटी में बहुत बड़ा योगदान रहा। इसलिए वो चूँकि ड्राफ्टिंग कमेटी के वो मुख्य अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब हो गया कि संविधान बनाने वाली वैसी कमेटी का बैठक जो कि संविधान के लिए योजना बनाती है, उस पर चर्चा करती है, विचार विमर्श करती है, उसके लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। और उस कमेटी के मुख्य अध्यक्ष क्या थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रयासों, उनके योगदानों की वजह से संविधान का पिता कहा जाता है। संविधान बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके प्रयासों के उपरांत एक भारतीय कानूनों का संग्रह तैयार हुआ। और ये कब तैयार होता है? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसे तैयार किया गया, जो कि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। ये कब हुआ था? 26 नवंबर को 1949 को यह तैयार हो जाता है और 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है। यानी कि हम लोग देखते हैं लोग कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनका जन्म कब हुआ था? 1891। लगभग हम लोग देख रहे हैं लोग कि 50 वर्षों तक वो अपने समाज में फैली हुई सभी तरह के असमानताओं को वो देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं, उस समाज की स्थिति को समझने में, उसे दूर करने में, और अपने आप को सबसे पहले अपने आप को वो शिक्षित किए, अपने आप को उतना समझ के लायक बनाए जिस समझ के द्वारा समाज की स्थिति को सुधारा जा सकता था। ऐसे ही कोई थोड़ी समाज को सुधारने का प्रयास कर सकता है। जब तक उसकी समझ उस समझ तक नहीं होगी कि कैसे इस चीज़ को समाज से दूर करना है, तब तक वो कैसे समाज को की स्थिति ठीक करेगा। तो लगभग 1949 ईस्वी तक, 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक संविधान पूर्ण रूप से नहीं, 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक संविधान तैयार हो जाता है। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान को लागू कर दिया जाता है। अब इस संविधान को तो बताएं कि यह कानूनों का एक संग्रह है। कानूनों का संग्रह तैयार हो जाता है, लागू कर दिया जाता है। कानूनों का क्या है? संग्रह है। इसे लागू कर दिया जाता है कि इसी संविधान के अनुरूप अब हमारा देश चलेगा, हमारा समाज चलेगा, हमारा परिवार चलेगा। प्रत्येक व्यक्ति इस संविधान, इस कानून के अंतर्गत अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित कर सकते हैं, अपने जीवन को मार्गदर्शन दे सकते हैं। अब इसे हम संविधान का प्रस्तावना, जिसे संविधान का मूल रूप भी कहा जाता है। देखिए, संविधान को अगर हम एक लाइन में समझे तो क्या है? कानूनों का संग्रह है जो हमारे, देखिए,
संविधान क्या है? संविधान हमारे कर्तव्य, हमारे अधिकार, हमारा जीवन उद्देश्य, इन सभी को बतलाता है। क्या है? कर्तव्य को बतलाता है, हमारे अधिकार को दिलाता है, समझाता है, बताता है, जीवन उद्देश्य को बताता है। क्या है? जीवन उद्देश्य को, ठीक है। राष्ट्र, और इन सभी से क्या होता है? राष्ट्र का विकास होगा, राष्ट्र का विकास करता है, ठीक है, ठीक है। अब इस संविधान को भी हम देखते हैं कि कितना बड़ा संविधान में क्या क्या कितने भाग है, कितने अनुच्छेद है, क्योंकि वो एग्ज़ाम के भी उसे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो संविधान में देखते हैं कि सबसे पहले जब संविधान को लागू किया गया था उस समय संविधान में क्या था? 22 भाग था, 8 अनुसूचियाँ थी। अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 थी। और 395 अनुच्छेद थे। अनुच्छेद कितने थे? 395 अनुच्छेद। और वर्तमान में जो है, वर्तमान में अगर हम लोग देखते हैं लोग वर्तमान में तो 22 भाग हैं। अनुसूची जो है, अनुसूची वर्तमान में जो है अनुसूची वो 12 है, 12 अनुसूची है, ठीक है। और अनुच्छेद जो है 450 अनुच्छेद हो चुके हैं। यानी कि संविधान संशोधन होते रहता है, उसमें अनुसूचियाँ हम देखते हैं बढ़ चुकी हैं, उनके अनुच्छेद बढ़ चुके हैं। तो समय समय पे वो समाज के हाँ, तो लोग देखते हैं लोग कि संविधान संशोधन होते रहता है, और संविधान संशोधन समाज की आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन किया जाता है, लोगों की आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जाता है, देश की आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन किया जाता है। और जिस तरह के अधिकार की आवश्यकता होती है, जो समाज हित के लिए, जो देश हित के लिए हो, उसमें अनुच्छेद बढ़ाए जा सकते हैं, उसमें संशोधन किया जा सकता है। अब हमारा लास्ट पॉइंट है प्रस्तावना। प्रस्तावना यह संविधान का जो है मूल रूप है। संविधान का प्रस्तावना से हमें संविधान का उद्देश्य का पता चलता है। क्या पता चलता है? उद्देश्य पता चलता है। ये प्रस्तावना हमें हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के बारे में बताती है। हमें किस तरह की स्वतंत्रता मिली है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की, सारी स्वतंत्रता के बारे में बताती है। और इसमें हम लोग देखते हैं लोग इस प्रस्तावना को अगर हम लोग इसमें से मेन पॉइंट हम लोग देखते हैं लोग, इसमें से ज़्यादा पूछा जाता है कि संविधान में कितने तरह का न्याय, प्रस्तावना से एग्ज़ाम के व्यू से अगर क्वेश्चन देखा जाए तो पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, ठीक है। ठीक है, ये पूछा जाता है कितने प्रकार के न्याय के उल्लेख किया गया प्रस्तावना में। तो कितने प्रकार का है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। फिर पूछा जाता है कि हम प्रस्तावना हमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता देती है, संविधान हमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता देती है? तो हमें विचार की, अभिव्यक्ति की, संविधान की, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देती है। इसमें एक चीज़ ये भी पूछा जाता है कि ये जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है ये कहाँ से लिया गया है? क्योंकि प्रस्तावना का ये बहुत सारी चीज़ें जो है अलग अलग देशों से लिया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है वो रूसी क्रांति से लिया गया। कहाँ से? रूसी
रूसी क्रांति से। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति से। वैसे ही पूछ देता है क्वेश्चन कि प्रस्तावना का उद्देश्य जो है वो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये कहाँ से लिया गया है? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, यह यहाँ पे है ना। अखंडता, एकता, ये सब सभी को मूल रूप से क्या बोला जाता है? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व कहाँ से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति का ये नारा था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, जिसे फ्रांस के क्रांति से लिया गया है। कहाँ से? फ्रांस की क्रांति। ठीक है, तो ओवरऑल हम इस प्रस्तावना को देखते हैं तो इसमें से मुख्य जो पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये पूछ देता है कि कितने प्रकार की न्याय का उल्लेख किया गया है, तो कितने प्रकार का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का, कितने प्रकार की स्वतंत्रता का, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया है? तो रूसी क्रांति 1917 से प्रस्तावना का जो उद्देश्य है वो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस की क्रांति से लिया गया। इसमें दिखाया गया है कि ये 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मान्वित करते हैं। यानी कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अधिनियमित होता है। तो अब हम लोग देखते हैं लोग कि इस पूरे चैप्टर में था क्या। खत्म ये पूरा चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग प्रस्तावना के बारे में समझे हैं लोग, इसमें हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में समझे हैं लोग, इसमें हम लोग समाज में फैली हुई असमानता, भेदभाव के बारे में समझे हैं लोग। फिर इसमें हम लोग विविधता के बारे में समझे लोग कि किस किस आधार पे विविधता है। वो भाषागत आधार पे है, वो त्योहारों के रूप में है, वो हमारे भोजन के रूप में है, हमारे धर्म के रूप में, खान पान के आधार पे। ठीक है, और इतनी सारी विविधता होने के बावजूद हम सभी एक एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। यही हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है। ये विविधता ही हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है। यह विविधता हमारी एक ताकत है। यह विविधता हमारे लिए एक अवसर है। और हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इस विविधता को देख रहे हैं कि नया एजुकेशन पॉलिसी क्या है? इस विविधताओं का समावेशन है। समावेशी स्कूल क्या है? समावेशी स्कूल में इस विविधता को अवसर के रूप में शामिल किया जा रहा है और इस विविधता को हम लोगों को अवसर के रूप में देखना है, ना कि हीनता के रूप में, क्योंकि यह विविधता कहीं ना कहीं हमारे देश के विकास का आधार है। इसलिए यह विविधता हम सभी के लिए एक विशेषता है। तो चलिए यह चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स और नोट्स आप सभी को मिल जाएगा अगर आप लोग को चाहिए तो। चलिए, थैंक यू।